अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। इस्लामाबाद कचहरी के करीब होने वाला खुदकुश धमाका महज एक दाखिली वाक़या नहीं बल्कि खित्ते की वसी स्ट्रेटेजिक कशमकश का वाज़ेह सबूत है। इस्लामाबाद में 12 अफराद की शहादत और दर्जनों के जख्मी होने से साबित हो रहा है कि दुश्मन न मुज़ाकरात की ज़बान जानता है न अमन की। हुकूमती बयानात से जाहिर हो रहा है कि इस वाक़े में फितनतुल खारिज मुलव्वस है। फितनतुल खारिज ने जनूबी वज़ीरिस्तान के कैडेट कॉलेज वाना पर भी हमला किया, जिसे बरवक्त और बहादुराना कार्रवाई के जरिए सिक्योरिटी फोर्सेज नाकाम बना रही हैं। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि अफगानिस्तान को शवाहिद दिए हैं कि कैसे लोग वहां ट्रेनिंग कर रहे हैं। अफगानिस्तान के शरपसंद अनासिर को न रोकने पर कोई चारा नहीं कि उनका बंदोबस्त करें। इन हमलों की टाइमिंग भी बहुत से सवालात उठा रही है। गुज़िश्ता रोज दिल्ली में होने वाले बम धमाके और भारत में जारी बिहार के रियासती इंतखाबात एक वाज़ेह इशारा देते हैं कि जब भी भारत में इंतखाबात का माहौल बनता है, दहशतगर्द कार्रवाइयों में इजाफा हो जाता है। मोदी हुकूमत के गुज़िश्ता तजर्बात से यह बात वाज़ेह है कि वो अपने इंतखाबी बयानिए को मजबूत करने के लिए दहशतगर्दी और पाकिस्तान दुश्मनी को बतौर सियासी हथियार इस्तेमाल करती है। पुलवामा हो या उड़ी, हर वाक़या इंतखाबी सियासत का ईंधन बना। मौजूदा धमाका भी इसी तसलसल की एक कड़ी महसूस होता है, जिसके जरिए भारतीय मीडिया को दाखिली हिमायत और कौम परस्ती के जज्बात भड़काने का मौका फराहम किया गया। दूसरी जानिब अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत का शर्मनाक किरदार एक बार फिर वाज़ेह हो गया। पाकिस्तान के साथ हालिया मुज़ाकरात के बावजूद अफगान सरजमीन से दहशतगर्द गिरोहों की सरगर्मियां मुसलसल जारी हैं। वाना और इस्लामाबाद खुदकुश हमला दरअसल इसी आजमाइश और सब्र के इम्तिहान का हिस्सा है, जिसमें अफगान तालिबान पाकिस्तान की रियासती बर्दाश्त को आजमा रहे हैं। उन्हीं की सरजमीन से फितनतुल खारिज जैसे गिरोह पाकिस्तान के अमन को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दुरुस्त कहा कि यह काबुल का पैगाम है, एक ऐसा पैगाम जो जाहिर करता है कि दहशतगर्दी की जंग अब किसी मखसूस इलाके या सरहद तक महदूद नहीं रही। दारुल हुकूमत जैसे महफूज समझे जाने वाले शहर में खुदकुश धमाका एक वाज़ेह वार्निंग है कि दुश्मन पाकिस्तान के आसाब पर हमला करना चाहता है। इन कार्रवाइयों का मकसद सिर्फ खौफ पैदा करना नहीं बल्कि अवाम में बदगुमानी और मायूसी बढ़ाना है। मसले की जड़ अफगानिस्तान की सरजमीन पर मौजूद वो ठिकाने हैं जहां से दहशतगर्दों को माली मदद और राबताकारी के लिए महफूज पनाहगाहें भी फराहम की जाती हैं। पाकिस्तान अब फैसला कुन मरहले पर है। उसे एक तरफ सिफारती सतह पर काबुल हुकूमत को जिम्मेदार ठहराना होगा और दूसरी तरफ भारत की प्रॉक्सी जंग के खिलाफ आलमी बिरादरी को मुतवज्जे करना होगा। फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंद वो मोहरे हैं जिनके जरिए खित्ते की 2 रियासतें पाकिस्तान के इस्तेहकाम को चैलेंज कर रही हैं। वाना दहशतगर्दी, इस्लामाबाद का धमाका, दिल्ली का वाकया और बिहार के इंतखाबात, ये सब की सब इलामात इस बात की हैं कि जिनमें दहशतगर्दी महज मजहबी या इंतहा पसंदाना जज्बा नहीं बल्कि सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल होने वाला एक मुनज़्ज़म हथियार है। इसी पर प्रोग्राम के पहले हिस्से में गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी और इफ्तिखार अहमद साहिब। प्रोग्राम का सवाल आप तीनों के लिए। वहाँ इस्लामाबाद दहशतगर्द हमले, इस्लामाबाद तक इस जंग को लाना, काबुल से एक पैगाम, पाकिस्तान भरपूर जवाब देने की कुव्वत रखता है। ख्वाजा आसिफ, फैसला कुन कार्रवाई के लिए मजीद कितना इंतजार? शहजाद चौधरी साहब, रियासती अज़्म बार बार हमारे सामने आ रहा है। सिविल मिलिट्री मिसाली ताउन मुल्क में मौजूद है। मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो, सियासी अशराफिया हो, सभी मुत्तफिक हैं कि दुश्मन हमें मालूम है, उसके अज़ाइम भी हमसे छुपे हुए नहीं हैं। कब होगी फैसला कुन कार्रवाई? ये दिन ब दिन रोज बरोज आगे बढ़ते दहशतगर्दों को कैसे हतमी वार्निंग देना होगी? अच्छा, इससे पहले 2 चीजें मैं क्लियर करना चाहता हूं आपके साथ, आपके इंट्रो का हिस्सा है जी, कहिए। कि भारत का जो प्रॉक्सी जंग है, भारत की जो प्रॉक्सी जंग पाकिस्तान के खिलाफ उसने लगाई है, जो लॉन्च की है, इसका हमें दुनिया को बताना होगा। मैं उससे पहले जरूर बताइए, उससे पहले एक और चीज मेरे ख्याल में करने की जरूरत है और उस प्रॉक्सी जंग को लड़ने की जरूरत है। बताने से पहले लड़िए इस जंग को। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये जंग आपके ऊपर आ चुकी है। हम इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन से निकल के अब मुतवातर जंग की कैफियत में जा चुके हैं। हमारे ऊपर जंग आ गई है, हम जंग के माहौल में हैं। इसमें दुनिया के आगे अवेला करें जरूर, वो हमारे पास सब कुछ अवेलेबल है जहां पे आप दुनिया के आगे लेके जाएंगे, लेकिन पहले जंग लड़ने का बंदोबस्त जरूर करें। अच्छा, आपका सवाल यह है कि काबुल की तरफ से पैगाम, जरा गौर कीजिए क्या क्या पैगाम हैं। और इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये भारत या दिल्ली से स्टार्ट हुए थे या ये काबुल से निकले हैं। जहां से भी निकले हैं दुश्मन के घर से निकले हैं। दुश्मन अगर दोनों तरफ है तो दोनों तरफ है। हमें इससे निकल आना चाहिए। अब जंग लड़ने की बारी है। पैगामात क्या है?
पैगामात ये है कि मैं चाहूं तो 16 दिसंबर 2014 एपीएस दोबारा तुम पे ला सकता हूं, जो उसने कल वाना पे करने की कोशिश की। ये हमारी खुशकिस्मती है कि वो फेल हुआ, लेकिन उसने ये कोशिश की 16 दिसंबर 2014। आज श्रीलंका की टीम इस्लामाबाद में बैठी है। मेरा यकीन है कि पहली कोशिश उन्होंने उस होटल में जाने की है जहां पर श्रीलंकन टीम थी, और 2009 में जो श्रीलंका की टीम के ऊपर हमला किया था उसको दोबारा से रीइनेक्ट करना या दोबारा उसको दिखाना, ये मकसूद था कि हम चाहें तो तुम्हारी फॉरेन पॉलिसी, तुम्हारे तल्लुकात, तुम्हारी हर चीज, तुम्हारा खेल, तुम्हारा कल्चर, तुम्हारे लोगों के अंदर खौफ का जज्बा, ये खौफ का जो अंसर है, ये हम सब का सब दोबारा ला सकते हैं अगर हम चाहें। तो ये पैगाम है जो आपको वहां से मिला है। अब ये भारत से आया, दिल्ली से आया या काबुल से आया, इससे फर्क नहीं पड़ता, हमें इससे लड़ना है। तो पहली बात ये हुई कि अब आईबीओ से निकल के मुतवातिर जंग में आ जाइए। दूसरी बात, जंग ये नहीं होती कि हमने जिस किस्म की जंगों की हमें आदत पड़ गई है कि 7 जहाज गिर गए, ये वाले जहाजों वाली जंग नहीं है। इसके अंदर काउंटर टेररिज्म की वॉर है। हमें डरना चाहिए या खौफजदा, या इस क्या खौफजदा क्या होना है, कोशिश करनी है। हमें बिल्कुल होने नहीं देना कि काउंटर टेररिज्म काउंटर इंसर्जेंसी में तब्दील हो जाए। एक चीज याद रखिए, काउंटर इंसर्जेंसी बलूचिस्तान में लॉन्च की गई हमारे ऊपर, अभी भी चल रही है, लेकिन वहां कामयाब नहीं हो पाई। हालांकि इतने सालों से वो हम पे कोशिश की जा रही है। यहां पे दुश्मन को लगता है कि शायद ये काउंटर इंसर्जेंसी कामयाब हो सकती है, और यही पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस वक्त 3 जगहों पे, वाना, इस्लामाबाद और तीरा के अंदर इस वक्त ऐसे अनासर हैं जो कि आपको आपके सामने मुंह खोले खड़े हैं कि हम पाकिस्तान को उस तरह का नहीं रहने देंगे जैसा पाकिस्तान अपने आप को समझ रहा था। भूल जाइए कि तुर्की आ रहा है, कतर आ रहा है, वो भी साथ साथ चलता रहा है। जरूर आए, आके जो आपने डिप्लोमेटिक लेवल पे एंगेजमेंट करनी है, लेकिन एक दुश्मन जब डिप्लोमेटिकली एंगेज करेगा तो क्या करेगा? बात जो भी है, अगर आप इस्तांबुल से उठ के आ गए तो दुश्मन का यही काम है। तो आपको क्या करना है? आपकी जंग आज इस्लामाबाद से शुरू होती है, और बॉर्डर को साफ करते हुए, बॉर्डर जिस तरीके से 2014 के बाद जंग लड़ी गई, 2017-18 तक लड़ी गई, और हमने सफाई भल सफाई की इन दहशतगर्दों की, उस तरीके से आज करके हमें उस दोबारा से हम 2014 में वापस चले गए हैं बदकिस्मती से। आज वो उस किस्म की कमिटमेंट, उस किस्म का फोकस, वो जंग लड़नी है ताकि दुश्मन को, ये आईबीओ से आप निकल जाइए। अब ये वाली जंग की कैफियत आ गई, उसके अनासर, उसके टूल्स ऑफ वॉर टोटली डिफरेंट है। वो उसका ताल्लुक भारत के हमले से नहीं है कि भारत इधर से पीछे से हमला कर देगा। भारत के हमले के लिए दूसरे हमारे लवाजमात हैं, इनके लिए कुछ और किस्म के लवाजमात हैं। तो दोनों कैपेबिलिटीज एग्जिस्ट करती हैं। ये चाहे हो सकता है कि हमें तो एक वक्त में 2 जंगें करनी पड़े, भारत इसको इस्तेमाल। शहबाज चौधरी साहब, कतई कलामी की माजरत, आपने बड़ा खुल के इसको एक्सप्लेन कर कह दिया कि हम जंग की हालत में, 2009 और 14 के हवाले भी दे दिए। अब आपसे सवाल यह है कि 9-14 तो छोड़, हम 16-17 से 21 तक शायद थोड़ा पॉज आया कि हमें कुछ नतीजा मिला, मगर हम तो एक मुस्तकिल जंग की कैफियत में हैं और लड़ भी रहे हैं। इस वक्त हम किस स्टेज पर खड़े हैं? मतलब हमें कहां से निकलने की जरूरत है और हमें कहां आगे जाने की जरूरत है, जिसको आप जंग कह रहे हैं? हम तो मुस्तकिल एक जंग की हालत में है, चाहे वो बलोचिस्तान है, वो खैबर पख्तूनख्वा, या आज हम इस्लामाबाद की बात कर लें। दुश्मन आपके बीच में मौजूद है, आपके सेंटर में पहुंच चुका है। इस्लामाबाद तक उसकी रसाई है, पहुंच चुका है। उधर दिल्ली होता है, अगले दिन यहां पे अटैक हो जाता है। वो आपको ये पैगाम दे रहा है कि अगर दिल्ली में ये हुआ तो मैं अगले दिन तुम्हारे यहां ये चीज कर सकता हूं। अब वो हमने तो नहीं किया, लेकिन वो उसको इल्जाम तो हम पे दे सकता है, और उसका जवाब उसने इस तरीके से देने की कोशिश की है। तो ये रियल एंड प्रेजेंट डेंजर है, ये असल हकीकत है जो हमारे सामने है। अब हम इससे पहलू तय नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि नहीं अभी हम वो है और फलाना है। इंटरनल कोहेजन, आपको एपिक्स कमेटीज को लाना पड़ेगा, आपको अपने सूबों को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, आप अपने मामलात को जंग जिस तरीके से 2014 में लड़ी, अब ये थोड़ी सी प्रायोरिटाइजेशन की जरूरत है। बेशक बाकी मामलात भी हैं, अपनी जगह पे चलते रहे, साथ साथ प्रायोरिटाइज कीजिए। जिन लोगों को फोकस वहां पे जंग के अंदर होना चाहिए, उनको वापस अपनी जगहों पे पहुंचे और इस जंग को स्टार्ट करें उस तरीके से जिस तरीके से लड़ने का इसका हक है, और जिस तरह पाकिस्तान को इसका मुकम्मल जवाब देना चाहिए। देखिए, अफगानिस्तान को हम मैनेज करें, उसके ऊपर हमला करें, उसकी जरूरत नहीं है। वो कन्वेंशनल वॉर करने की जरूरत नहीं। जब पता लगेगा कि वहां पे एक गढ़ है, वहां पे ये बैठे हैं उधर इस वक्त और हमारे पाकिस्तान के खिलाफ, तो उनको हम टीटीपी वालों को उड़ा सकते हैं वहां पे जाके, एक कन्वेंशनल काइनेटिक एक्शन के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन ये जो जंग है जो आपके सेंटर से लेके फिर से सरहद तक लड़ी जाएगी, ये काइनेटिक से ज्यादा सब नेशनल, सिलेक्टिव और बहुत, जैसे कहते हैं कि
स्पेशल फोर्सेस बेस्ड जंग है जिसको लड़ना पड़ेगा। इंटेलिजेंस, ड्रोन्स, सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, सैटेलाइट बेस्ड इंटेलिजेंस, इन तमाम चीजों को इधर इस्तेमाल करना पड़ेगा ताकि जल्दी से जल्दी इफेक्टिवली खत्म करें, ताकि फिर हमारा ध्यान जिस तरफ जाना चाहिए वापस उस तरफ चला जाए। दुरुस्त हो गया। हसन निसार साहब, हमने मुज़ाकरात, बातचीत गुज़िश्ता कई हफ्ते अफगानिस्तान के तालिबान के साथ तो जारी रही, इसीलिए कि कोई ना कोई हल निकल आए मामलात का और वो सपोर्टिव हो इस दहशतगर्दी से निपटने के लिए। आपके ख्याल में उस मुज़ाकराती अमल को साथ चलाना चाहिए, दबाव बढ़ाना चाहिए, उस मुज़ाकराती अमल को ख़त्म करना चाहिए? शहजाद साहब जैसे कह रहे हैं कि बराह रास्त हम जंग की सूरत हाल में अपने इस मामले को ज़्यादा तेज़ करने की ज़रूरत है इन एलिमेंट से निपटने के लिए। देखें, बात सुने, आपके सवाल की रूह ये जुमला है कि फैसला कुन कार्रवाई के लिए मजीद कितना इंतजार जी। बाकी तो पुरानी कहानी है, उसके जिम्मेदारान को कब्रों से निकालना चाहिए। अच्छा, कॉमन सेंस की बात ये है, सब्जेक्ट तो है शहजाद साहब का बेसिकली, और उन्होंने बहुत खूबसूरती से एक्सप्लेन कर दिया। कॉमन सेंस की बात मैं तो ये कर सकता हूं कि जितनी फैसला कुन और जानदार कार्रवाई होगी, इंतजार भी उतना ही तवील या मुख्तसर होगा। जितनी जानदार और फैसला कुन। अच्छा, मैंने तो बुनियादी निसाबी सी बात की है और मजीद सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि लातों के भूत मजाकरातों यानी बातों से नहीं मानते। पता नहीं कौन लोग थे जो इनकी तारीख से ही ना आशना थे। ये जो कर रहे हैं वो इनका डीएनए है और कुछ भी नहीं है, और ये कभी बाज नहीं आएंगे। मगर हसन साहब, वो तो बाज नहीं आ रहे। हम क्यों इतना इंतजार कर रहे हैं उनको हैंडल करने में? हम क्यों इतना फिर मार्जिन और टाइम दे रहे हैं? हमने तो उनके साथ लंबा वक्त गुजारा है, कई तरह की स्ट्रेटेजीज में साथ गुजरे हैं, तो हम भी तो उनको बेहतर जानते हैं, पर हम उनको क्यों नहीं हैंडल कर पा रहे, मैनेज नहीं, आप उनको सही मानों में नहीं जानते हैं। आई एम सॉरी, आपने डंग टपाऊ अरेंजमेंट्स किए हैं। ये जो बात आप कर रहे हो दुरुस्त है, लेकिन ये पैचेस में ये वो जो एक एपिसोड ऐसा, एक बड़ा एक फनी किस्म का, एक फलाना, नो, कतन नहीं। लातों के भूत हैं ये, फिर बिहेव करेंगे। बंद करो इनका सारा कुछ यहां से। लैंडलॉक्ड मुल्क है, लेकिन और एक मुसलमान मुल्क के खिलाफ द ओनली न्यूक्लियर पावर, कोई शर्म हया। हम ऐसे ढीठ लोग हैं, ब्रदर पूरी तारीख पढ़ी नहीं आपने? तो इनके लिए जितनी जानदार, वंस फॉर ऑल ये टंटा खत्म हो। मगर हसन साहब, वो अपने दम पर कितना कर रहे हैं और कितना हमसाया मुल्क भारत के दम पर इस वक्त वो तेज हुए हैं? वो डेफिनेटली छिछोरे को एक फुटपाथिये को शय मिल जाए किसी चौधरी की, ये चौधरी टाइप की, तो वो डेफिनेटली एक मेजर फैक्टर है। उस पर बड़ी खूबसूरती से शहजाद साहब ने एक्सप्लेन कर दिया। एक तो अपना मिजाज आपका ऐसा है, ऊपर से आपको बारह। ठीक, दुरुस्त हो गया, दुरुस्त हो गया। छुपी बात है। ठीक है कि भारत की प्रॉक्सी जंग को भी दुनिया के सामने लाना होगा। इफ्तिखार साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो इस वक्त की सूरत हाल है कि हम एक ऐसे हाइब्रिड जंग के मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जिसे शहजाद साहब तो कह रहे हैं कि हम जंग में हैं और कोशिश होनी चाहिए कि काउंटर टेररिज्म रहे, वो काउंटर इंसर्जेंसी में ना बदले। मगर यहाँ दहशतगर्दी भी है, सोशल मीडिया का भी एक हिस्सा मौजूद है और सियासत भी है। ये सभी एक हथियार बन चुके हैं। हम टैकल कर पा रहे हैं इसको? नहीं टैकल कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? ये तो सवाल है जो जवाब दें, जो उनकी जिम्मेदारी है। एक बात बहुत क्लियर है कि तमाम स्लीपर सेल्स जो हैं पाकिस्तान में हिंदुस्तान के एजेंटों के, वो एक्टिव हो गए हैं। पर तीनों वाक़यात को देखें आप, और अभी तक जो वाक़या चल रहा है, एक मिनिस्टर साहब भी कहते हैं जिस तरह के मुज़ाकरात हुए उसके बाद था कि ये सब कुछ होगा, ये सूरत हाल बने। मतलब ये उनके स्लीपर जो सेल थे वो एक्टिव हो गए ना, सिंपल सी बात है। अगर आप उनके बयान पढ़ें, वो तो कहते हैं कि एक दिन की मारनी है पाकिस्तान, और उनके डिफेंस मिनिस्टर कह रहे हैं, उनके मिनिस्टर कह रहे हैं, यस, उनका अगर नहीं, ये पूरा का पूरा मेरे पास इतना मटीरियल में पढ़ना मेरे नहीं वक्त नहीं है, वो तो कह रहे हैं। ये तो हमें सोचना चाहिए ना, हमने क्या करना है। एक जिम्मेदारी तो शहजाद साहब ने बताई है, बहुत अच्छी बात की है शहजाद साहब ने, कि तमाम वो ज़राए जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं इनको आइडेंटिफाई करने करें। मैं पाकिस्तान के अवाम से भी मुतालबा करता हूँ, पाकिस्तान के लोगों से भी मुतालबा करता हूँ कि आपके इल्म में अगर कोई भी मशकूक एक्टिविटी कहीं भी हो रही है, किसी गांव में हो रही है, किसी शहर में हो रही है, मोहल्ले में हो रही है, जहाँ की भी हो रही है, आप बराए करम फौरी तौर पे अब मुतलका पुलिस को, मुतलका
कानून का नफाज करने वाले इदारों को इन्फॉर्म करें, क्योंकि इसी तरीके से हम मुश्तरका तौर पर ये जो स्लीपर सेल हैं इनको उखाड़ सकते हैं। क्योंकि ये जो 3 वाक़यात ऊपर तले हुए ऐसे नहीं हो गए, ये बैठे हुए थे यहाँ पे। और अभी एक इस्लामाबाद का तो जो रिपोर्टेडली हो रहा है कि वो जुमे से वो खुदकुश हमलावर इस्लामाबाद पहुंचा हुआ था, और आज भी वो कुछ देर से वो बाहर था यहाँ कोर्ट। मैं यही कह रहा हूँ, ये बच्चे में यही कह रहा हूँ कि अगर फिर रहा होगा कहीं पे तो मशकूक, अगर कुछ आदमी फिर रहा है, मशकूक आदमी कुछ जा रहा है, तो हम उसको आइडेंटिफाई करके भाई तुम किधर से आए हो, कहाँ जा रहे हो, ये हमारा भी जो कोई फ़र्ज़ है ये नहीं है। और अगर हम बतौर कौम ये फ़र्ज़ निभाएं तो ये स्लीपर सेल तो 1 हफ्ते की मारनी है, सारे के सारे उखाड़ के बाहर फेंक दिए जाए और लिहाज न करें। ये जो हमें पट्टी पढ़ाई जाती है ना जी, उधर न जाएं, वो ऐसा हो जाएगा, वो भाई हैं, दोस्त हैं, तल्लकात वाले हैं, वो कोई भाई दोस्त तल्लकात वाले नहीं। इस वक्त भी हमारे एक इंस्टीट्यूशन के अंदर लोगों को प्रोटेक्ट किया जा रहा है और अंदर बच्चे मौजूद हैं, उनको बाहर निकालने के लिए हमारी आर्मी के जवान वहाँ पे खड़े हैं। तो कब ये हम ये कब तक बर्दाश्त करेंगे? मैं इसके बारे में मैं क्लियर हूँ। और तमाम बाहिफाजत जो बच्चे और असातिज़ा मौजूद थे ये इस वाना कैडेट कॉलेज के, वो सब निकाल लिए गए हैं। नहीं अभी जारी है, अभी की खबर है कि निकाल लिए गए, बहुत अच्छी। लेकिन देख लें कि ये खुदा न खास्ता अगर ये वाकया हो जाता तो ये दूसरा वाकया होना था बच्चों का जो पेशावर में हुआ। तो इसका मतलब उनकी स्लीपर सेल है, उखाड़ के फेंक दें। और ये सबकी जिम्मेदारी है, हर एक पाकिस्तानी की जिम्मेदारी है कि इस किस्म की मशकूक हरकत जहाँ कहीं भी देखे उसकी फौरी तौर पर इतला करे पुलिस को, मुतलका किसी भी अदारे को, ताकि वो एक्शन लें, तभी इनसे जान छूट सकती है। और अगर आप उनके बयानात सुने जो पिछले 1 हफ्ते से दे रहे हैं हिंदुस्तान के लीडर, वो बड़े खौफनाक बयान दे रहे हैं। उनमें एक बयान ये है कि पाकिस्तान 1 दिन की मार है, और किसी आम आदमी ने ये बयान नहीं दिया। तो हमें, और आपको पता है कि वो अपना राजस्थान के बॉर्डर के ऊपर पूरी एक्सरसाइज कर रहे हैं और करते रहे, और बैठे बैठे उनको सर क्रीक भी याद आ गया। तो ये सारी खेल जो है उन्होंने दोबारा शुरू की है, और उन्होंने कहा है कि नवंबर के महीने में हम कुछ चेक करेंगे। आज नहीं कहा, जब वो वाकया बॉम्बे वाला हुआ मई में हुआ, उन्होंने कहा हम नवंबर में देखेंगे। और ख़ुद हिंदुस्तान का जो प्राइम मिनिस्टर है वो बड़े गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे रहा है। तो हमें संजीदगी से इसकी तैयारी करनी चाहिए और हमें अपनी अफवाज के साथ कंधे से कंधा मिला के खड़ा होना चाहिए, उनके साथ मुकम्मल हर किस्म का ताउन करना चाहिए। यही एक रास्ता है इन स्लीपर सेल्स को उखाड़ के बाहर फेंकने का। शहजाद साहब, हम सिफारती चैनल्स को भी इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी आपने ऊपर अस्करी काइनेटिक जंग की बात करें उसकी भी बात की है। ये कहिएगा कि पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या हैं जहां हमारे दोनों हमसाया मुल्क से हमारे ऊपर जंग मुसल्लत की जा रही है। तो जाहिर बात है अगर हमें भी ऑल आउट जाना है तो दुनिया के सामने भी एक चेहरा रखना है अपना कि हम इस वक्त इनके घेरे में हैं। आप समझ रहे हैं कि हम मजबूत सिफारती तौर पर अपना केस बना चुके हैं और अब हम ऑल आउट जा सकते हैं पूरी सूरत हाल में? मेरा ख्याल है कि मल्टीपल चैनल्स पे काम हो सकता है ना। फॉरेन ऑफिस जो है उसका काम ही है कि वो जो एक्सटर्नल हमारा साइड है उसको लुक आफ्टर करे, उसमें डिप्लोमेटिक किस्म की जो एंगेजमेंट्स हैं वो भी ठीक हो सकती हैं, करनी चाहिए। अभी तुर्की और कतर आना चाहते हैं, ठीक है, उनको आने दें, देखिए क्या होता है। लेकिन वो उसको भूल जाइए कि उसके ऊपर डिपेंडेंस मत शो करें, वो सिर्फ उसके ऊपर इक्तफा मत करें। वो होगा नहीं होगा, कैसे होगा, किसके साथ होगा, उस अफगानिस्तान के साथ जिसकी बात पे आप यकीन नहीं कर सकते। और कतर कलामी की माजरत सर, जब वो बात शुरू होती है, जब नेगोशिएशन शुरू होते हैं तो यहाँ सब कुछ हॉल्ट हो जाता है। शायद यही वक्फा जो है ये दहशतगर्द को तैयारी का मौका दे देता है। एग्जैक्टली। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, इंटरनल सिक्योरिटी सबसे पहला काम स्टार्ट करें इंटरनल सिक्योरिटी से, जिसके मामलात हमने पहले भी बोले, इफ्तिखार साहब ने भी जिक्र किया, अंदर स्लीपर सेल्स हैं, फलाना है, ये जो अफगान आके बैठे हुए हैं यहाँ पे और उन्होंने गलत शनाख्ती कार्ड बनाया, यहाँ से काम शुरू करें और सफाई शुरू करते रहें। शहजाद साहब, मगर मेरा आपसे यही सवाल है कि क्या अगर दुश्मन बाजी, तो आप जिस अपनी इंटरनल पॉलिसी की बात कर रहे हैं, दाखिली सलामती पॉलिसी में, आपको वो फौरी तब्दीली दिखाई दे रही है? नहीं, देखिए हमारा वही है ना कि इंतजार कर रहे हैं, सब इंतजार कर रहे हैं, रियलाइज नहीं कर रहे हैं। दैट इज व्हाई मैं बार बार ये चीज कह रहा हूं, इंटरनल सिक्योरिटी, बॉर्डर सिक्योरिटी, इंटरनल कोहेजन, आपस का इत्तेफाक बहुत लाजमी है कि खैबर पख्तूनख्वा आपके साथ मिलकर चले। उसके लिए फिलहाल जो भी थोड़ी बहुत कहीं पे कसर खानी पड़ती है, कसर खाएं, उनको साथ मिलाएं। वो पाकिस्तानी है, उनको मिलाएंगे तो तब हम इन चीजों को स्लीपर सेल खत्म कर सकेंगे। एक्सटर्नल डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट और फिर काइनेटिक एक्शन।
तो ये 5 डिफरेंट चैनल्स हैं जिसके थ्रू आप इसको एंगेज कर सकते हैं। अब पीछे और क्या रह गया, बोल बोल के, बता के, लिख के हमारा भी अब हाथ थक गए हैं। पर हम क्या करेंगे, हम दहाइयों से इसी चक्कर से नहीं निकल पा रहे। हमारा सबसे अहम मसला है और एक इशू है कि अमन होगा तो बाकी मामला होंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात करेंगे अवामी फलाह के लिए ताज़ी पसे पुश्त या सुस्त रवि का शिकार क्यों रहती है, इस ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। पाकिस्तान को दरपेश माहौलियाती, माशी और समाजी मसाइल अब किसी इंकिशाफ के मोहताज नहीं। आलमी इदारों की हालिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगर पाकिस्तान ने अपनी पॉलिसी तरजीहात दुरुस्त न की तो 2050 तक GDP 30% तक गिर सकता है। वर्ल्ड बैंक की कंट्री डायरेक्टर के मुताबिक पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी, आबी और फजाई आलूदगी, कमजोर गवर्नेंस और नाक़िस तालीमी मयार ऐसे मसाइल हैं जो तरक्की की बुनियादों को खोखला कर रहे हैं। मुल्क में पीने के साफ पानी, सेहत बख्श खुराक और मयारी तालीम जैसी बुनियादी सहूलतें तेजी से नापैद होती जा रही हैं। बुनियादी सहूलियात न होने के बायस बच्चों की सीखने की सलाहियत मुतासर हो रही है। दूसरी तरफ नौजवानों की बड़ी तादाद न रोजगार रखती है, न हुनर और न मौक़े, जिससे माशी दबाव और समाजी बेचैनी बढ़ रही है। दूसरी जानिब IMF ने पाकिस्तान में तवानाई के कमजोर ढांचे, नाक़िस इदारा जाती इस्लाहात, कमजोर गवर्नेंस, कारोबार के लिए नासाजगार माहौल, कम बरामदात और महदूद टैक्स नेट जैसे संगीन मसाइल की निशानदही की है। पाकिस्तान को तयशुदा अहदाफ पर अमल दरामद यकीनी बनाना है और टैक्स बालिहाज GDP 15% तक बढ़ाना होगा ताकि समाजी और माहौलियाती मंसूबों के लिए सरमाया दस्तयाब हो। UNDP के मुताबिक मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए पाकिस्तान को सालाना $10 अरब खर्च करने होंगे। बसूरत दीगर हर साल नई कुदरती आफात उसके तरक्याती अहदाफ को मुतासिर करती रहेंगी। ये तमाम हकायक एक ही बुनियादी नुक्ते पर मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को इन तमाम मसाइल के लिए जामे, मरबूत और देरपा पॉलिसी की जरूरत है। वक्ती ऐलानात, बैरूनी इमदाद और आर्जी इस्लाहात से ज्यादा देर तक इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। जब तक तालीम, रोजगार, आबादी के नज़्म नस्क, तवानाई और मौसमियाती तब्दीली जैसे बुनियादी शोबों में तवीलुल मुद्दती पॉलिसी फ्रेमवर्क नहीं बनेगा, तब तक तरक्की के सारे वादे आदादो शुमार की हद तक ही महदूद रहेंगे। ऐसे में सवाल यही है कि क्या पाकिस्तान अपनी पॉलिसी तरजीहात को वक्ती मसलहतों से निकालकर तवीलुल मुद्दती कौमी मफाद के सांचे में ढाल पाएगा, या फिर हम इसी तरह से आलमी इदारों की वार्निंग्स, आर्जी इस्लाहात और बहरानों के चक्कर में उलझे रहेंगे, जहां हर नया कदम सिर्फ नुकसान की तलाफी के लिए उठाया जाता है, न कि मुस्तकबिल की तामीर के लिए। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। पैनल के लिए सवाल। कानून साजी और आईनी तरामीम का अमल तेज से तेज तर, अवामी फलाह के लिए पॉलिसी साजी में सुस्त रवि। क्या सियासी अशराफिया की तरजीहात और वक्ती मफादात ही पॉलिसी साजी में सबसे बड़ी रुकावट हैं? हसन निसार साहब, जिन मसाइल की निशानदेही की गई उनमें से एक आबादी का है और मैं जानती हूँ आपके भी दिल के बहुत करीब है, आप इस पर बहुत बात करते हैं। हैरानकुन बात यह है कि आबादी की जो शरह नमू है हमारी, इस वक्त उसका यह हाल है कि हर साल 63 लाख अफराद शामिल हो रहे हैं, जो दुनिया की कई ममालिक की आबादी से ज्यादा है कि हर साल 63 लाख हमारे पास बढ़ रहे हैं। क्या आबादी में कमी और वसाइल बढ़ाए बगैर कोई भी मामला, कोई भी मसला हल हो सकता है? देखें, हमारा प्रोफेशन इस तरह का है, होना वाना कुछ नहीं। इंट्रो में जो बात की आपने, जितने मसाइल गिनवाए, ये कब नहीं थे। अच्छा, जहां तक ताल्लुक है आबादी में बढ़ोतरी का, मैं तो 36 साल हो गए। मैं जब कॉलम निगारी में आया, मेरा कॉलम का पहले कॉलम का उन्वान था आबादी डैश बर्बादी, बढ़ती आबादी। अच्छा, तो ये गुजाहिर है वो साल 6 माह में तो नहीं बढ़ी। एक बार सवाल के जवाब में मैंने कहा था कि मेरे तो बात करते करते पता नहीं चंद लाख बढ़ गई होगी। अच्छा, असूली तौर पे ये जो फॉर्मल क्वेश्चन है आपका इंट्रो के अलावा, आप जो बात करती हैं आईनी तरामीम, कानून साजी, तो बशराफिया, असूली तौर पे और इंसानी तौर पे आईनी तरामीम और कानून साजियों का महवर और मरकज सिर्फ और सिर्फ अवाम होते हैं। दुरुस्त। वतन वो होता है जहां को लोग बसते हों, अदरवाइज तो अमेज़न के जंगल भी लगे फिरते हैं। अच्छा, अवाम अगर महफूज, ताकतवर और खुशहाल नहीं है तो मुल्क मजबूत और खुशहाल और ताकतवर नहीं हो सकता। बेशक। प्रॉब्लम यह है कि इस मुल्क की मेड इन इंग्लैंड अशराफिया हर जगह होती है, तारीख के हर मरहले पे होती है, लेकिन इस मुल्क की मेड इन इंग्लैंड 2 नंबर अशराफिया का ईमान है कि उनकी अपनी मजबूती अवाम की कमजोरी के साथ मशरूत है।
इन जाहिलों को, कमजरफों को ये समझ नहीं आती कि यू कैन ग्रो टुगेदर प्रोपोर्शनेटली। अच्छा, ये अवाम की कमजोरी में अपनी ताकत ढूंढते हैं, और अगर ये बैरून मुल्क कितनी ज्यादा दें, हिंदुस्तान हमसे गया गुजरा है कई मामलात में, मैंने नहीं कभी सुने उनके खरबों की जायदादें, औलादें बाहर एस्टैब्लिश। भाई व्हाट इज दिस? अवाम की कमजोरी के साथ मशहूर अगर, और उनको ये खदशा है, दे आर नॉट स्टूपिड, कि अगर ये दो पाए चौपाए होते हैं ना, ये दो पाए जो मेरा ख्याल 28-30 करोड़ के करीब होंगे, ये दो पाए कभी उठ गए और पागलपन का दौरा पड़ गया, फिर क्या होगा? उसके इस सवाल का जवाब उन्होंने बैरून मुल्क बड़े बड़े बैंक अकाउंट्स, असासों, जायदादों और अपने कारोबारों में रखा होगा। तो इसलिए ये अनअचीवेबल टारगेट है, ये अचीव नहीं होना। जब मैं कहता हूं कि इस निजाम को तेजाब से गुसल दो, उसका एक मतलब है इट इज एन अनअचीवेबल टारगेट अंडर ये जो सिस्टम चल रहा है, जो निजाम है, ये अंडर द सर्कमस्टेंसेस उल्टे लटक जाओ तो भी नहीं सीधा, you'll not be able to achieve anything। उल्टे लटके तो शायद सीधा नजर आ जाए। ठीक है, मगर आपने बड़ा अहम नुक्ता रखा है, मेरा ही मिसरा है कि अशराफिया की ताकत है, ये अवाम की कमजोरी है। चलें सर, आप ही की नजर है मिसरा आपका, अवाम की कमजोरी अशराफत है, तो वाइस वर्सा किया जाए तो क्या मुमकिन है? दोनों को पैरेलल होना जरूरी है। मजीद गुफ्तगू इस ब्रेक के बाद करते हैं। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में एक बार फिर खुश आमदीद। शहजाद चौधरी साहब, मुल्क की आबादी का नौजवान 65% हैं। ना हम नौजवानों को रोजगार दे पा रहे हैं, ना कोई फन सिखा पा रहे हैं, ना उनके लिए जॉब्स की सहूलतें हैं। तरमीम, कवानीन, ये सब मामला तेजी से हो जाते हैं जब होने होते हैं, मगर उसमें अवाम का, नौजवान का, मुल्क के मुस्तकबिल का हिस्सा आपको कहीं दिखता है? और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है और कैसे मुमकिन होगा? अच्छा, एक तो जो आपने मुझसे पहले सवाल के एक जवाब में पूछा था, सवाल किया था कि क्या आपको तब्दीली होती नजर आती है जंग की कैफियत के अंदर? जो जरूरी चीजें मैंने जिक्र किया, आपने कहा वो तब्दीली। तो आप ये देखिए कि ये जो चीजें हैं जो आपने अपने इंट्रो में मेंशन की, ये तो हमेशा से हमारी मुश्किल और हमारे लिए एक थ्रेट के तौर पे मौजूद है। इसके अंदर आपको क्या तब्दीली होती नजर आई है? कुछ भी नजर नहीं ना आया। ये तो अमन के मामलात है ना, इसमें जंग की तो कैफियत है ही नहीं। वेरी वेल सेड। जंग की कैफियत में तो ये मुश्किलात दुगनी और 3 गुना और 10 गुना ज्यादा बढ़ जाती। लेकिन जो बुनियादी सवाल आपके सवाल के अंदर है, वो इशराफिया का वो लातल्लुकी है अवाम के साथ, जो कि जाहिर हो के उनके कंडक्ट में सामने आती है, उनके अमल में सामने आती है। तो इसकी क्या वजूहात हैं? ये इस वक्त दुनिया भर में और खासतौर पर पाकिस्तान जैसे मुल्क में, जो वैसे एक बहुत गरीब किस्म के लेवल के ऊपर एग्जिस्ट करता है, बेयरली सर्वाइव कर रहा है, ये एक बहुत बड़ी कमजोरी बनकर सामने आती है। जो तकसीम होती है, ये तकसीम शगाफ बन जाए बहुत बड़ा, जब तक इसको रिपेयर या करीब तर ना रखा जा सके इस तकसीम को, तो उसमें गिर जाने का और हमेशा के लिए ऊपर से मुंदमिल हो जाने का खतरा होता है। ये खतरा है पाकिस्तान की हमारी इस वक्त एक रियासती और अवामी जो एग्जिस्टेंस है उसको। अच्छा, अब होता क्या है, ये बाकी मुल्कों में भी है, लेकिन वहां पर कोई ना कोई ऐसा होगा, सेफ्टी नेट होगा, सोशल नेट होगा, वो अवाम जो गरीब है उनके लिए कोई ना कोई मरहम का बंदोबस्त होगा। हमारे यहाँ मरहम का बंदोबस्त भी नहीं है। दुरुस्त। हमदर्द, रियासत को हमदर्द होना पड़ता है। अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो उनके हालात को बेहतर नहीं कर सकते, तो कम से कम हमदर्द हो जाए थोड़े से, ताकि उनको पता हो कि हाँ, हमसे बात करने का अंदाज ठीक है, हमारा कुछ सोचने का। बाकी ये जो पॉलिसी साजी है हमेशा अशराफिया के लिए रही, अशराफिया के ऊपर डिपेंड करती है, उनके गिर्द घूमती है। और आपको अगर कोई चीज नजर आ जाए कभी किसी पॉलिसी के अंदर जो कि अवाम के लिए हो, तो जाहिर है हम तो यही शोर मचाते रहे कि कुछ भी नहीं होता। तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत बड़ा ऐसी कमजोरी है जो पाकिस्तानी रियासत के लिए, जो बहुत वल्नरेबल है इस वक्त, मेरे ख्याल में और मुश्किल खड़ी कर सकती है, हमारी मुश्किलात को 10 से गुना 100 गुना बढ़ा सकती है। दुरुस्त हो गया। इफ्तिखार साहब, ये जो मसाइल हैं, मौसमियाती तब्दीलियां हैं या बढ़ती आबादी है, नाकिस ग़िज़ा, मेयार तालीम, आज का नौजवान और उसकी ज़रूरियात, ये सैकड़ों मसाइल है और उन सबके ऊपर पॉलिसीज़ की ज़रूरत है, और ऐसी पॉलिसीज़ की जो डिलीवर करें, एटलीस्ट सिर्फ तकरीरों नारों में 2-4 साल के लिए ना हो। आपको मसला कहाँ नजर आता है? विल का, सियासी तरजीहात का, या इंतजामी सलाहियत ही नहीं है कि इससे निपट सके? तीनों चीजों की गैर मौजूदगी है। आपका पहला शराफिया हम पे रूल कर रही है। आपका पहला सवाल, कानून साजी और आईनी तरमीम का अमल तेज से तेज तर।
कौन सी आवाम के लिए पॉलिसी बनाई गई है, कानून साजी की गई है पिछले 40-50 साल में? मैं आपको बताऊंगा कौन सी की गई है। दूसरा पार्ट, अवामी फलाह के लिए पॉलिसी साजी में सुस्त रवि, मैं कहता हूँ सिरे से उनको दिलचस्पी नहीं है अवाम के हवाले से। वो आइन में सिर्फ वो आर्टिकल्स के ऊपर बहस होती है, पार्लियामेंट में आप जैसे दानश्वर, अखबारों में लोग चीख रहे हैं जिनका अवाम से कोई तल्लुक़ नहीं है। क्या सियासी शफिया की तरजीहात, वक्ती मफादात ही पॉलिसी साजी में सबसे बड़ी रुकावट है? अशराफिया पाकिस्तान की तरक्की में सबसे बड़ी रुकावट है और अशराफिया पाकिस्तान के गरीब आवाम का खून चूस रही है। जितने भी अदारे बनाए गए हैं वो अदारे यही जवाब देते हैं कि अशराफिया लूट के खा रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ठीक। एक काम अच्छा हुआ सिर्फ कानून साजी के वजह से 18वीं तरमीम, लेकिन उसके साथ मुकामी हुकूमतों को जो देना था वो नहीं दिया। नतीजा ये हुआ कि 18वीं तरमीम में जो एक हौसला बना था कि अवाम के मसाइल का कोई हल निकलेगा, वो तब मुमकिन था कि हम 18वीं तरमीम के साथ जो कॉन्स्टिट्यूशनल हमारी जिम्मेदारी है हम उसको पूरा करके कानून साजी करें। और आज पार्लियामेंट में इस पर बहुत बात भी हुई है। मैं कहता हूँ हम ये इतना काम नहीं कर सके, तो आपका जो पहला फिक्र है कानून साजी में और आईनी तरमीम में अमल करते, भाई हमारे लिए तो कुछ हो ही नहीं रहा। ये सारा का सारा जो आइन है, लगता है कि कुछ ओहदेदारों के लिए, कुछ ओहदों के लिए, कुछ अदारों के लिए है, उसमें अवाम नाम की कोई चीज ही नहीं है। मगर सर ये अवाम ही तो है जिसका ताल्लुक है रियासत। कागजों में तो लिखा हुआ है अवाम को। मैं ये भी दूंगा, एक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हम ये करेंगे, लेकिन साथ ही शर्त लगाई अगर हमारे पास पैसे होंगे तो करेंगे। अवाम के लिए जो कानून साजी हुई, तुम मुझे बताओ अवाम के लिए कौन सी कानून साजी तुम्हारे क्यों नहीं हुई? जो लीडर खड़ा होता है कहता है 25 करोड़ मेरे पीछे खड़े, जो खड़ा होता है कहता है पूरी अवाम साथ खड़ी, अवाम वही खड़ी है, आगे ये सब निकल गए। नहीं देखो, संजीदा बात हम कर रहे हैं। मैं भी संजीदा बात नहीं, अवाम खड़ी होने की बात नहीं मैं कर रहा। मैं कह रहा हूँ कि अवाम की बेहतरी के लिए कानून साजी हुई है, मुझे बताओ क्या है? अवाम कहती है मेरी गंदम इस भाव खरीदो, अशराफिया कहती है हमने नहीं खरीदनी, क्योंकि अगर हम इस भाव खरीदें तो जो हमने लूट मार करके पैसा कमाना है। तो फिर यहाँ तो रियासत और हुकूमत का काम है कि अकाउंटेबल करे जिसने फैसिलिटेट करना है। इदारे तो हमें फैसिलिटेट करने को। आप एक नया सवाल पैदा कर रही हैं, हुकूमत का काम नहीं, इसमें आपने नहीं लिखा हुआ, इसमें नहीं आपने लिखा हुआ, इसमें आपने सीधी बात है, अशराफिया के पास मुल्क है, कानून उनके पास है, असेंबलियाँ उनके पास है, अदारे उनके पास हैं, सिविल सर्विसेज उनके पास है, दूसरी सर्विस उनके पास है, और हम गरीबों के पास सिर्फ ये है। सर ये 25 करोड़ पिछले 2 साल में और 1.5 करोड़ बढ़ गए हैं। अगर उसी 2.55 की औसत से बढ़ रहे हैं तो फिर तो ये किसके पास है? ये आप नहीं जानते किसके पास है। चलिए जी, आज के लिए प्रोग्राम से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।